हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी 9। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा, जैसा कि आपको पता ही है, हम सारे जो पीवाईक्यूज़ हैं, पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एक एक टॉपिक को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपके पीवाईक्यूज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है उच्च न्यायालय का गठन, शक्तियाँ और उसके क्षेत्राधिकार से रिलेटेड जितने भी आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस पर आज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी वीडियोज़ को, जिससे क्या है, वीडियोज़ का जो एंगेजमेंट है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप हैं उनमें इन वीडियोस को पहुंचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम एंड योर टाइम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्वोत्तर के वह चार राज्य कौन से हैं जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से समृद्ध रखते हैं। यहाँ पर पूछा है कि पूर्वोत्तर के वह चार राज्य कौन से हैं जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से समृद्ध है। तो ये कौन कौन से हैं चार राज्य? एक तो है असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पूर्वोत्तर के चार राज्य कौन कौन से? असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश क्या है, सम्मिलित रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं चार राज्य? असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल। ओके, तो ये जो चार राज्य हैं वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। 5 अप्रैल 1948 को असम उच्च न्यायालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, जिसे 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा नाम बदलकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय कर दिया गया। तो इसका नाम बदलकर कब किया गया है? 1971 के अधिनियम के द्वारा इसका नाम बदलकर क्या किया है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं उनकी पेंशन पूछ रहा है कहाँ से दी जाती है। तो जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं उनकी जो पेंशन का प्रावधान है वो है भारत की संचित निधि से। यानी कि इनको भारत की संचित निधि के द्वारा जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं उनको वहाँ से पेंशन दी जाती है। दैट मीन्स ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है, जबकि पेंशन की बात की जाए तो ये भारत की संचित निधि से मिलती है। तो यहाँ पे जो इनको वेतन प्राप्त होता है ये राज्य की संचित निधि से प्राप्त होता है, लेकिन जब ये रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो पेंशन मिलती है ये इनको भारत की संचित निधि के मिलती है। ठीक है, संचित निधि से इनको प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं जिसका उच्च न्यायालय नहीं है। उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल या मणिपुर? तो यह इसमें हो जाएगा मणिपुर। प्रश्नकाल के समय क्या है, भारत में 21 उच्च न्यायालय थे। मणिपुर राज्य का स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं था। वह राज्य जो क्या है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता था। मणिपुर उच्च न्यायालय 23 मार्च 2013 को अस्तित्व में आया। तो वर्तमान की स्थिति में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। तो ये वाला डेटा अब आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कितने हैं? भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दिए गए विकल्पों में सभी राज्यों के अपने अपने उच्च न्यायालय हैं। तो ये जो 2005 में आया था प्रश्न, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मणिपुर राइट आंसर था। बट अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इन चारों राज्य हैं उनके अपने अपने क्या है, हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बताना है भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हाई कोर्ट के बारे में सही नहीं है। पहला है, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार में है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उच्च न्यायालय इसमें क्या है, ऑप्शन ए, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार में। तो ऐसा तो हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सही है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की करता है, वो सॉरी राज्यपाल करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा ऑप्शन, जो उच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि क्या जो सही नहीं है वो बताना है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित है। जो अनुच्छेद 217 है वो क्या है? उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित उपबंध है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार एंड मौलिक अधिकार, तो ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के उपबंधों के तहत परमादेश जारी करने का अधिकार मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार तथा सांविधिक अधिकार तीनों में प्राप्त है, जबकि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के उपबंधों के तहत परमादेश जारी करने का अधिकार केवल मौलिक अधिकार के क्षेत्र में है। ठीक है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो यह है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, पहली है न्याय संबंधी और दूसरी है प्रशासन संबंधी। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्तियों में आता है। कौन सा? परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है ये किसके अंडर में आता है? तो ये आता है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, ना कि हाई कोर्ट के अंडर में। तो ये वाला इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी अधिकार प्राप्त है, तो ये आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 143 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी जो अधिकार है वो प्राप्त कराया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला है सर्वोच्च न्यायालय के पास विधि से संबंधित किसी प्रश्न पर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल सही है। सामान्य विधि से संबंधित अपील संबंधी अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदत्त हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रलेख जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा अधिकार है, बिल्कुल सही है। जो उच्च न्यायालय है उनको सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा जो है क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है जनपदीय न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के व्यक्तियों के पद स्थापन, प्रोन्नति आदि की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 1 एंड 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय को विधि के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति को परामर्श देने का क्षेत्राधिकार है, किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना और प्रोन्नति के मामले में राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा। अनुच्छेद 233 उच्च न्यायालय की रिट निकालने की अधिकारिता अधिक विस्तारित है, तो ये है आर्टिकल 233 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है किसके द्वारा? राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवर्त कराने के लिए उच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है।
कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 2 to 6। साथ ही क्या है? निर्देश दे सकता है। इस संबंध में दिए गए निर्देश जो हैं उपर्युक्त विकल्पों में से किसी के द्वारा भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हैं और उनसे संबंधित क्या है उन आर्टिकल्स में ये बताना है आपको कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो या समझ में भी आ रही हो आपको, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, आप एक लाइक ज़रूर करके जाइए, ओके। क्योंकि आप मुझे देखने को मिल रहा है कि आप वीडियोस तो देख रहे हैं बट वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देखेंगे। अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में क्या बोला गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मैच ए का 2। नेक्स्ट है अनुच्छेद 215। तो अनुच्छेद 215 में बात की गई है प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। नेक्स्ट है 216। तो 216 में बात की गई है उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में। 217 में बात की गई है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं उनकी पद की शर्तें यहाँ पर बताई गई हैं आर्टिकल 217 में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी यही दिया है, अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 में प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। 216 में बात की गई है उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में और 17 में बात की गई है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं उसके पद की शर्तें यहाँ पर बताई गई हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय। अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो जो देश का 25वां उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थापित किया गया है? अमरावती में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से विनिश्चय करेगा यदि राज्यों के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है? तो इनमें से कौन अंतिम रूप से विनिश्चय करेगा आपको बताना है। तो इनमें से कौन करेगा बताइए आप, देखिए ऑप्शन यहाँ पर। तो इनमें से करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति। तो ये ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन नंबर डी। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे? इस चीज का विनिश्चय करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 भारतीय उच्च न्यायालयों के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। कब से कब तक? तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। 7वें संविधान संशोधन के अनुसार एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य का न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का विनिश्चय आयु भी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो ये है आर्टिकल 241 यानी कि 241 में जो है इसका प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद एवं प्रावधान के बारे में देखेंगे तो 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 41 में बात की गई है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। नेक्स्ट है 242, इसको निरसित किया गया है एंड 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड जो हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं नियंत्रण में, यानी कि किसके नियंत्रण में? तो ये काम करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। किसके नियंत्रण में? तो राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में।
इसके अतिरिक्त राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पद स्थापना, प्रोन्नति और उनको छुट्टी देना आदि उच्च न्यायालय में निहित होता है। तो इस प्रकार से हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी। बिल्कुल सही है। इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह और समझौते कराने और विवादों को जल्द निपटाने के लिए 1984 में फैमिली कोर्ट एक्ट पारित किया गया है। तो फैमिली कोर्ट एक्ट कब पारित किया गया है? 1984 में। कब पारित हुआ है ये? 1984 में। इस एक्ट के तहत पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई। राज्य सरकारें इस कानून के अनुसार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद पारिवारिक न्यायालय की स्थापना करती है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के अनुसार पारिवारिक न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में बाद के पक्षकार को इस बात का अधिकार नहीं होगा कि किसी वकील के द्वारा पैरवी हो। पारिवारिक न्यायालय न्याय के हित में किसी विधि विशेषज्ञ को न्याय मित्र के रूप में रख सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल। यहाँ पर भी वही बताया है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। तो राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। दैट मीन्स हाई कोर्ट के परामर्श से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये करती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। उत्प्रेषण रिट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण में कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध निर्देश होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल आई थिंक 4 ही क्वेश्चन है इसमें, जो अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण है इससे रिलेटेड 4 ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं पीवाईक्यूज के। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस की हम बात करेंगे इसमें। और इसमें जो सब टॉपिक है हमारा पंचायती राज का विकास एवं उसकी संरचना। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ पंचायती राज की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। यहाँ पर कुछ समितियाँ दी गई हैं और उन समितियों के नियुक्ति के वर्ष दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा किसमें मैच हो रहा है। पहली समिति है यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब हुई थी ये नियुक्ति इसकी? तो हुई थी इसकी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। दैट मीन्स यहाँ पर ए का 1 हो जाएगा। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति हुई थी 1977 में। यहाँ पे 2 हो जाएगा। एंड LM सिंघवी समिति 1986 में। और डी का हो जाएगा PK थुंगन समिति जो कि हुई थी 1988 में। तो पहले कौन सी हुई है? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। उसके बाद हुई है अशोक मेहता समिति 77 में। और LM सिंघवी समिति जो है 1986 में। देन उसके बाद हुई है PK थुंगन समिति 1988 में। तो इसको इसमें आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आप यूपी PCS प्री 2022 में, यानी कि अभी जल्दी में 2-3 साल पहले का ही क्वेश्चन है ये।
तो इस तरह से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो आप देख कर जाइए इसको, इसमें वही एक्सप्लेनेशन है, यही बताया गया, तो आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो आपको बताना है इनमें कौन सी जो अनुसूची है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 11। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने हेतु 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। तो पंचायती राज को, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। उल्लेखनीय है कि 12वीं अनुसूची को वर्ष 1993 में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, जो 12वीं अनुसूची है उसको संविधान में जोड़ा गया है 1993 में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसके द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। जो नगरीय निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी है वो कहा जाता है बी.आर. मेहता जी को। किसको? बी.आर. मेहता जी को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, क्योंकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसके गठन की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। इनकी सिफारिशों के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। तो ये इसका शुभारंभ किसने किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया है? तो अक्टूबर 1959 में। और कहाँ पे किया है? तो राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया है। और किसकी सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आ रहे होंगे। तो इसके लिए आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ किया है? तो किस राज्य ने प्रारंभ किया है? सर्वप्रथम राजस्थान ने। ये हमने देखा ही था अभी लास्ट क्वेश्चन में, और आप देखिए कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 5, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार, यहाँ पर के होना चाहिए, सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? तो आपको पता ही होगा ये की गई है राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली हो। तो यदि उसने कितने वर्ष की आयु पूरी कर ली हो? 21 वर्ष की। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कम से कम 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। ये कम से कम एज है आपकी, 21 से कम एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार करना है और बताना है, और इसको क्या है, उसके कालक्रम के अनुसार लगाना है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें उनके ईयर्स की बात कर ली थी कि कब ये गठित हुई थी, और इसमें अब कालक्रम अनुसार आपको लगाना है, यानी कि कौन सी पहले यहाँ पर गठित हुई है। तो पहली समिति है अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बी.आर. मेहता समिति या जी.के.वी. राव समिति। तो बी.आर. मेहता समिति जो है वो कब है? 1956। कब है? 1956। अशोक मेहता समिति कब है? अशोक मेहता समिति है 1977।
1977 को ये गठित हुई थी। एल एम सिंघवी समिति जो है वो हुई थी 1988 में। कब हुई थी ये? 1988 में गठित हुई थी। नेक्स्ट है जीवी के राव समिति। तो जीवी के राव समिति है 1985 में। कब है? 1985 में ये गठित हुई थी जीवी के राव समिति। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो पहले ऑप्शन आएगा थर्ड वाला। थर्ड ऑप्शन किसमें है? इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट, वो सॉरी कट जाएंगे। इनमें दोनों में है। उसके बाद 56 के बाद कौन सा होगा? 77। यस, तो 3 1 4 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको उनके गठन के वर्ष बिल्कुल करेक्ट पता होने चाहिए, तभी आप इनको लगा पाएंगे। बी आर जो मेहता समिति है 1956, अशोक मेहता समिति 1977, जी वी के राव समिति 1985 एंड एल एम सिंघवी समिति 1986। सो फ्रेंड्स, आप इसको मल्टीपल टाइम्स अगर रिवाइज करेंगे, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप पढ़ के भूल जाएंगे इसको, बट आप इसको मल्टीपल टाइम्स और प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप डेट्स को एक बार कहीं लिख लेते हैं तो आपके माइंड में बैठ जाती है वो। तो आपको जब भी कभी भी अगर आपको जो नोट्स रिवीजन करने हो तो आप प्लीज़ उनको लिख लिख के रिवाइज कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है किसमें? 11वीं में। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, सॉरी इसमें 11वां नहीं है, इसमें है 9, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था पूछी गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। वहीं बात करें तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी निकायों में स्वशासन भाग 9 ए और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति है। ये किसमें है? पंचायती राज संस्थाएं। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि संथानम समिति केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की जो स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1962 से 64 भ्रष्टाचार निरोधक समिति के। नेक्स्ट है जीवी के राव समिति 1985। तो इसमें बात की गई है पंचायत राज्य में ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो ये है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, बलवंत राय मेहता समिति 1957। नेक्स्ट है दंतवाला समिति 1978। तो ये है ब्लॉक स्तर पर नियोजन से संबंधित। अशोक मेहता समिति 1977। तो यह है पंचायत राज्य पद्धति को 2 स्तरीय जिला मंडल स्तरीय करने में। तो ये क्या है? अशोक मेहता समिति जो है 1977 ये संबंधित है पंचायत राज पद्धति को 2 स्तरीय जिला और मंडल स्तरीय करने से। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर एल एम सिंघवी समिति की 1986 में। तो एल एम सिंघवी समिति 1986 में पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुत्थान पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने हेतु। नेक्स्ट है पीके थुंगन समिति 1988। तो यह पंचायती राज को मजबूत करने हेतु उप समिति सुझाव। नेक्स्ट है यहाँ पर गॉडगिल समिति 1988। तो इस समिति का संबंध पंचायती राज से ही है। किसका? गॉडगिल समिति 1988। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बी आर मेहता समिति है जो ये पहले आएगी,
फिर उसके बाद आएगी अशोक मेहता समिति, फिर उसके बाद आएगी राव समिति, और उसके बाद आएगी LM सिंघवी समिति, ये सबसे लास्ट में आएगी। नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को क्रमवार रखिए। जो पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं उनको क्रमवार यहाँ पर रखना है। तो पहले कौन सी आएगी? BR मेहता समिति। ठीक है, BR मेहता समिति ये आएगी फर्स्ट नंबर पे। देन उसके बाद आएगी यहाँ पर अशोक मेहता समिति, सेकंड नंबर पे आएगी ये। उसके बाद आएगी राव समिति, देन लास्ट में आएगी LM सिंघवी समिति। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है और इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन सी आएगी यहाँ पे? अशोक मेहता समिति। उसके बाद आएगी यहाँ पर GVK राव समिति, देन उसके बाद आएगी LM सिंघवी समिति, और उसके बाद PK थुंगन समिति यहाँ पर आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी कि 3 वाला पहले आएगा, तो 3, 4, 1, 2 यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40। कौन सा है? अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ग्राम पंचायतों का प्रावधान गांधीवादी विचारधारा से भी प्रेरित है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन को संवैधानिक दर्जा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए क्या है? निर्देशित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका मूल उद्देश्य बताना है कि इनमें से क्या सुनिश्चित करना है। तो इनमें से विकास में जन भागीदारी ये सुनिश्चित करना है, और है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। दैट मीन्स यहाँ पर 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने से था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थापित त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित है। तो त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या सम्मिलित है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, और संविधान के भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243, 243 र तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं। तो पंचायती राज से संबंधित उपबंध किस आर्टिकल में दिए गए हैं? 243 से लेकर 243 ण तक। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अभिकथन यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर किया जाएगा। बिल्कुल सही है। उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं होगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। तो कथन और कारण यहाँ पर दोनों सही हैं, बट क्या है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा।
73वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था तथा 24 अप्रैल 1993 के संविधान अधिनियम 1952 के रूप में परिवर्तित हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग क्या है संविधान में भाग 9 पंचायत को शामिल किया गया तथा प्रावधान किया गया कि उन राज्यों को छोड़कर जिनकी संख्या 20 लाख से कम हो, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। अनुच्छेद किसमें है? 243 बी में। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है आपको कि इसमें से कौन सा कथन सही है। जिला योजना समिति जनपद की विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, जनपद योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएंगे? ऑप्शन 1 एंड 2 यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जी के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समाकलन क्या है, जो योजनाएं हैं उनको समीकन करने एवं संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के उद्देश्य से एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य की विधायिका जनपद योजना समिति के संरचना कार्य नियमों आदि को विधि अनुसार निर्धारित करने की शक्ति रखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो ये किसमें निहित होता है? ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य के पंचायतों के समस्त निर्वाचनों एवं नगर पालिकाओं के समस्त निर्वाचनों अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत सरकार के संविधान अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 246 जेड ए के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। किसमें निहित है? राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट है, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि पंचायतों के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। 50% सीटें केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, तो दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा केवल 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल 1992 में पारित 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ऋणा तक पंचायतों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 के द्वारा राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। तो मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया जाएगा? पंचायत समिति का। और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्ति होंगे। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण होगा। कितनी तिहाई सीटों का? 1/3 सीटों का आरक्षण होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 21। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, जिसके बाद इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2010 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में विषय हैं 29। कितने विषय हैं? जो भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में 29 विषय बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, जिस पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 23 की। पंचायती राज प्रणाली है। तो पंचायती राज प्रणाली कैसी है? स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसके निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने में सक्षम बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो ये किसके लिए? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? तो इसमें है कृषि आय पर कर। ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर व वाहन पर कर है, जबकि कृषि आय पर कर राज्य सरकार के आय का स्रोत है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है आपको और बताना है इसमें से कौन सा सही उत्तर है। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, सभी व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता ना रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अहरित है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। वे सभी लोग जो कितने वर्ष की? 21 वर्ष की, और यहाँ पर दिया है 25 वर्ष की। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, उनको पंचायती राज्य की सदस्यता के लिए योग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका थोड़ा सा। अनुच्छेद 243 में पंचायत सदस्यों के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है। पंचायत जनप्रतिनिधि बनने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक है। पंचायत चुनाव में मतदान की आयु 18 वर्ष ही है, अर्थात पंचायत राज्य की सदस्यता के लिए अन्य वही अर्हताएं होनी चाहिए जो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए है। नेक्स्ट है, बात करेंगे 28 की। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है वो है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ग्राम, खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जाता। नेक्स्ट बात करेंगे 29 की। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स 20 लाख। क्या हो जाएगा? 20 लाख। 20 लाख जनसंख्या है न्यूनतम।
नेक्स्ट है यहाँ पर पंचायत समिति के सदस्य। समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप से यहाँ पर निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 31। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। तो पंचायती राज प्रणाली में जो पंचायत समिति है वो खंड स्तर पर गठित होती है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। पूछा गया है कि जो पंचायत है उसका 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो प्रारंभ होता है। तो ये होता है पंचायत की प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से। जो पंचायत की प्रथम अधिवेशन होता है उसके लिए नियत तिथि से ये क्या है, कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों की अवधि का वर्णन है। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत उसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्य करेगी। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार उसे इसके पहले विघटित किया जाएगा। उस 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पहले यदि पंचायत विघटित कर दी गई है तो विघटन की तारीख से 6 मास के भीतर निर्वाचन होने चाहिए। समय पूर्व अर्थात 5 वर्ष की पूरी अवधि की समाप्ति के पहले विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाती है तो वह अवशिष्ट अवधि के लिए ही होगी, किंतु यदि बची हुई अवधि 6 मास से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 33। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो पूछा गया है जो संविधान है उसके प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव करने का जो निर्णय है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन स्वतंत्र हो और उसमें गड़बड़ी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 243 में यह कहा गया है कि निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का, यानी कि उसको जो निर्वाचक नामावली है उसको तैयार कराने का और सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। तो पंचायत के जो सरपंच हैं उनका चुनाव होता है पंचायत के पंचों के द्वारा। किसके द्वारा, पंचायत के पंचों के द्वारा। पंचायत के सरपंच का जो चुनाव है वो पंचायत के पंचों के द्वारा होता है। ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा स्थानीय प्रशासन की निम्नतम स्तर की संस्था है। एक गांव अथवा कुछ छोटे छोटे गांवों को मिलाकर पंचायत बनाई जाती है। ग्राम सभा नियत समय पर ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। ग्राम पंचायत में एक प्रधान अथवा सरपंच होते हैं। तो ग्राम पंचायत में कौन होते हैं, एक प्रधान और सरपंच। सरपंच या प्रधान के अतिरिक्त कुछ पंच होते हैं। इन पंचों की संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न होती है। इनकी संख्या 5 से लेकर 15 तक होती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 5 से लेकर 15 तक। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो विभिन्न राज्यों में 3 से 5 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं कौन से भाग में, ये भाग 9 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायतों के गठन, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य का विधानमंडल जो है वो पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए करने को अधिकृत है। किसमें करने को अधिकृत है। जो पंचायती राज्य क्या है, राज्य सूची का विषय है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 सी के अनुसार किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया है 1993 में। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। एंड संविधान में नया अध्याय व अनुसूची को जोड़ा गया है। अध्याय 9 के द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 25 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 से लागू किया गया है। एंड 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 का अनुच्छेद 243 त से लेकर अनुच्छेद 243 य 6 तक अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है। यह संशोधन जून 1993 से लागू किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, यानी कि डायरेक्ट रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसमें हो जाएंगे पहले तो प्रधान और फिर हो जाएंगे पंच, यानी कि 1 और 5 यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रधान एवं पंच का निर्वाचन होता है, जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व सरपंच का चुनाव होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत गठन का वर्णन है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग क्या है, अभिन्न अंग रहा है। सेकंड है 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तो ये जो 73वां संशोधन है ये वाला क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। 73वां संशोधन दिया है 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, तो ये वाली जो डेट है इसमें यहाँ पर गलत दी है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जो पंचायती व्यवस्था है वो भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किसको, पंचायती व्यवस्था को। 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया है। तो ये जो 73वां संशोधन है वो आया है 24 अप्रैल 1993 से। इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, अर्थात ग्राम, खंड और जिला स्तर पर पंचायत बनाई गई है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख है, जो इसके महत्व को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 41 की। तो 41 में है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पंचायत भाग 9 में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नगर पालिकाएं किसमें है, 9 का में है, और जो सहकारी समितियां हैं वो है 9 खा में। बात करेंगे अधिकरण की, तो ये किसमें है,
भाग 10 में। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अधिकरण है वो भाग 10 में नहीं है, भाग 14 का में इनका वर्णन किया गया है। किसमें है, जो अधिकरण की बात की गई है वो है भाग 14 का में। ठीक है, भाग 10 में जो है वो बात की गई है दल बदल की। भारतीय संविधान के भाग 10 का संबंध अधिकरण से ना होकर, सॉरी, दल बदल नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। अधिकरण का वर्णन भाग 14 का में किया गया है। तो जो अधिकरण है उसका वर्णन किसमें किया है, भाग 14 क में किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 42 की। पंचायती राज एक व्यवस्था है। इसमें बताना है कि जो पंचायती राज है वो एक व्यवस्था है किसकी, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, या पद सोपानिक संरचना की। तो इसमें 1 2 3 एंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, फोर्थ वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो है स्थानीय स्तर पर स्वशासन जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की ओर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसको अपनाने का जो सुझाव है वो किसने दिया है, बलवंत राय मेहता ने क्या है, इसको जो अपनाने का जो है सुझाव दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43। निम्न तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छी व्याख्या करता है। तो सबसे अच्छी व्याख्या जो इसमें से करता है, पहला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, फिर दूसरा है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, तीसरा है सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, और चौथा है अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है कि सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी होती है तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित होता है। देश में पंचायती राज व्यवस्था के बनने से पंचायती राज संस्थाओं को राजनीतिक स्वायत्तता के साथ साथ सीधे आर्थिक साधन जुटाने तथा अपने क्षेत्र की व्यवस्था और नियंत्रण के व्यापक अधिकार मिल सकेंगे। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो आइए देखते हैं। कथन यहाँ पर दिया गया है, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं। आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो ये वाला क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल आया है। कारण यहाँ पर दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो कारण यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए सही है परंतु आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह सही है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण के परिणाम स्वरूप उनकी भूमिका एवं क्रियाकलापों से यह निकाय अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं, परंतु इस प्रकार के आरक्षण की मांग विकसित समाज वर्ग की दीर्घकालिक मांग का परिणाम है, ना कि ग्रामीण महिलाओं की मांग का। तो ये परिणाम किसका है, विकसित सामाजिक वर्ग की मांग का। और यहाँ पर दिया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इस आरक्षण की जो मांग है वो विकसित सामाजिक वर्ग की जो दीर्घकालिक मांग है उसी का ये परिणाम है। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब 45 पूछा है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। तो जो 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी है वो अनुच्छेद 243 घ क्या है, उसमें वर्णन किया गया है। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी अनुच्छेद 243 घ देता है।
अनुच्छेद 243 घ 3 के अनुसार जो है प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की जो कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई जो स्थान कितना होना चाहिए, कम से कम एक तिहाई स्थान जिसके अंतर्गत एससी और एसटी की जो स्त्रियां हैं, एसटी और एसटी की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है। स्त्रियों के लिए क्या रहेंगे, आरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षित स्थानों की संख्या है वो है कुल स्थानों का एक तिहाई, यानी कि 1/3 की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 47, पूछा है कि स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? तो स्थानीय शासन की जो शक्तियाँ हैं वो संविधान के द्वारा प्रदत्त होती हैं। स्थानीय शासन जिसे स्वशासन भी कहते हैं, इनकी शक्तियाँ वर्तमान में संविधान द्वारा प्रदान की जा रही हैं, जैसा कि भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता, इसका क्या कारण है? तो इसका आपको कारण बताना है कि जो आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता, तो इसका कारण है अज्ञानता एवं उदासीनता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बोला है कि जो आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता है, इसके कई कारण हैं। अज्ञानता एवं उदासीनता, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, गुटबंदी, राजनीतिक दलों का अनुसूचित हस्तक्षेप, सरकार का अधिक नियंत्रण, धन का अभाव, ग्राम सभा का प्रभावहीन होना और जन जागरूकता की कमी होना। तो इसके पीछे ये सारे कारण दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पंचायती राज के संबंध में बताना है, जो अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा मंडल यानी कि प्रतिरूप सुझाया है? तो ये सुझाया है द्विस्तरीय प्रतिरूप। कौन सा? द्विस्तरीय प्रतिरूप। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की है। प्रथम स्तर जिला, द्वितीय स्तर जिला स्तर के नीचे मंडल स्तर। ध्यातव्य है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया था। तो ये सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, निम्न में से किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी लाइन पर किए जाएंगे? तो यह प्रस्ताव किसने रखा था? ये रखा था अशोक मेहता कमेटी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है? तो आधारशिला किसको कहा जा सकता है? ग्राम सभा को। भारत में ग्राम सभा पंचायती राज्य व्यवस्था की आधारशिला है। संविधान के अनुच्छेद 243 क के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। जनवरी 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति अध्यक्ष वी.आर. मेहता की सिफारिश पर पंचायती राज को लागू किया गया था। तो किसकी सिफारिश पर पंचायती राज को लागू किया गया था? वी.आर. मेहता की समिति पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के नाम से जाना गया। बलवंत राय मेहता को ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। तो जो बलवंती राय मेहता है उनको ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या बोला जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये अभी पढ़ा ही था मैंने, ये कहा जाता है वी.आर.
मेहता जी को। नेक्स्ट है, भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि भारत में स्तरीय जो त्रिस्तरीय लोक पंचायत की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की है। इस समिति का गठन B.R. मेहता की अध्यक्षता में किया गया है, जिसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 55 की। पूछा गया है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी L.M. सिंघवी कमेटी के द्वारा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुति सर्वप्रथम L.M. सिंघवी कमेटी के द्वारा की गई थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 अंतः स्थापित किया गया, जिसमें पंचायतों से संबंधित उपबंध है। इसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 56 की। पंचायती राज्य व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? इसमें पूछा गया है कि जो पंचायती राज्य व्यवस्था है उसमें से इनमें से कौन सी समिति जो है वो समृद्ध नहीं है। तो इसमें नहीं है कौन सी? संथानम समिति। और सारी जो समिति है वो पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है, जैसे कि अशोक मेहता समिति, GV.K. राव समिति और B.R. मेहता समिति जो है वो पंचायत राज्य व्यवस्था से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 57 की। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज्य संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? PVN राव समिति। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में शामिल है? आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है जो 73वें संशोधन में शामिल किया गया है। तो पहला तो यहाँ पर है जिला पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत और तीसरा है ग्राम पंचायत। यहाँ पे जो है नगर पंचायत को 73वें संविधान जो संशोधन है उसमें शामिल नहीं किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पर 1, 2 एंड 3 जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत सभी राज्यों में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, माध्यमिक स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का प्रावधान किया गया है। तो राज्यों की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का प्रावधान है। माध्यमिक स्तर पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्षेत्र पंचायत की बात है और जिला स्तर पर बात करेंगे तो जिला पंचायत का प्रावधान किया गया है 73वें संविधान संशोधन के तहत। वहीं बात करेंगे तो यह अधिनियम पूरे देश में पंचायती राज के संरचना में समरूपता लाता है। फिर भी ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या जो है वो 20 लाख से ऊपर ना हो उसको माध्यमिक स्तर पंचायतों के गठन करने की छूट देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 59 क्वेश्चन। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के यानी कि SC के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो जो SC है उनके पदों के लिए जो आरक्षण है वो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। 83वें संविधान संशोधन वर्ष 2000 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की संवैधानिक बाध्यता में छूट प्रदान की गई है। संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम में धारा 3A जोड़ी गई है, जिसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश को राज्य में कोई अनुसूचित जाति न होने के कारण उक्त संवैधानिक छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे और बात आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। ऑप्शंस यहाँ पर है, किसको किया जाता है? नगर पंचायत को शामिल किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। नगर पंचायत जिला पंचायत नामक दो संस्थाओं को उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ सम्मिलित किया जाता है? जिला योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है और आपको बताना है कि एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है या नहीं है। कथन यहाँ पर दिया गया है, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय बना हुआ है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो ए है यानी कि कथन है वो गलत है और क्या है? आर वाला जो है कारण यहाँ पर सही हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 ख तथा ग स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करता है तथा उनको वित्त उपलब्ध कराने का सुझाव देता है। 73वें तथा 74वें संशोधन के तहत पंचायतों को 29 विषयों तथा नगर पालिका को 18 विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है। तो 73वें और 74वें संशोधन के तहत जो है वो पंचायत को कितने विषयों पर? दैट इज 29 विषयों पर। पंचायतों को 29 विषयों पर और जो नगर पालिका हैं उनको 18 विषयों पर विधि यानी कि कानून बनाने का अधिकार है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एक बार। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 62 और अब हमारे आई थिंक 20 क्वेश्चंस और बचे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? आपको इसमें बताना है कि जो स्थानीय शासन है उसमें से इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है। यहाँ पर 4 विशेषताएं दी गई हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्थानीय शासन की विशेषता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पहला है वैधानिक स्थिति, दूसरा है स्थानीय समुदाय की भागीदारी, तीसरा है केंद्रीय नियंत्रण और चौथा है कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज केंद्रीय नियंत्रण। स्थानीय शासन केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होगा। पंचायतों का निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। जो पंचायतों का जो निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। पंचायतों के कार्य के लिए 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को रखा गया है। जो पंचायत है उनके कार्य के लिए जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषयों को रखा गया है? 29 विषयों को, जिन पर पंचायतें विधि बनाकर उन कार्यों को कर सकेंगी। पंचायतों के वित्तीय स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यपाल के द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। तो पंचायत जो है उनके वित्तीय स्थिति का जो जायजा कौन लेगा? यहाँ पर लेंगे राज्य के राज्यपाल। ओके, सो आई होप आपको सारे जो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 63 की। पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए और आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला यहाँ पर दिया गया है वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, किसके संबंध में बताना है? जो पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। तो पहला है इसमें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, बिल्कुल सही है। दूसरा है केंद्रीय सहकारी बैंकों की सहायता, सही है ये वाला भी। और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। बट जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे? 1, 2, 3 एंड 5। 4 वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई।
और अब उन्हें विभिन्न माध्यमों से धन प्राप्त होने लगे हैं। पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं आदि से क्या होते हैं, धन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। तो पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 2000। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 जो पिछले उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 का संशोधित रूप है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए जनसंख्या 2000 तथा क्षेत्र पंचायत के लिए कितनी होनी चाहिए, 50,000 निर्धारित की गई है। तो ग्राम पंचायत के लिए कितनी है, 2000, और क्षेत्र पंचायत के लिए 50,000 जनसंख्या निर्धारित की गई है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। तो तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है पंचायती राज पद्धति। तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित कौन है, पंचायती राज पद्धति। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। तो ये नागालैंड में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था जो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है। कौन सी, पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 67 की। पूछा है कि पंचायती राज्य व्यवस्था में जो न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है। तो ये है बिहार राज्य में। बिहार के अतिरिक्त अन्य कहीं भी न्याय पंचायत के पास कैद की सजा देने की शक्ति नहीं है। न्याय पंचायतें अदालती पंचायतें होती हैं। उनकी स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को तीव्र एवं कम खर्चीला न्याय देने के लिए किया गया है। ये सामान्यतः चल संपत्ति से संबंधित छोटे दीवानी मुकदमे तथा छोटे अपराधों के मुकदमे सुनती हैं तथा जिसके लिए जुर्माना किया जा सकता है, जो उचित दोष निवारक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 68 की। पूछा है किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। तो ये किया है गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि यदि गांव नष्ट होंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा। ये बात किसने बोली है, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज्य व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी। तो इसमें पूछा है कि किस पर लागू नहीं होगी, कौन सी, पंचायती राज्य व्यवस्था। तो यहाँ पर नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर पंचायती राज्य व्यवस्था लागू नहीं होगी। लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम एवं मेघालय के अतिरिक्त संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न स्वरूपों में स्थानीय सरकार कार्यरत है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं भारत के समग्र विकास की दिशा में पंचायती राज एक श्रेष्ठतम प्रयास है। भारत में पंचायती राज का वर्तमान स्वरूप संविधान के 73वें संशोधन पर आधारित है। राजस्थान पहला राज्य है जहां पर सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई है। तो राजस्थान कौन सा राज्य है, राजस्थान पहला राज्य है जहां पर क्या है, सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है यहाँ पर 70। सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था उसे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। तो ये प्राप्त हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से तकनीकी सहायता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आशय है। तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज का आशय है वो है ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड या मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत या की परिषद जो होती है वो होती है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में सामान्यतः 2 बार होती है। तो इसकी बैठक जो है वो वर्ष में कितनी बार,
2 बार होती है। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति कहा जा सकता है। नेक्स्ट पर यहाँ बात करेंगे 72 की। पूछा है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? तो ये 6 माह के अंतर्गत क्या होंगे? निर्वाचन होंगे यदि पंचायत क्या होती है? भंग होती है। प्रत्येक पंचायत उसके पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक चलती रहेगी। पंचायत को विधि के अनुसार इससे पहले विघटित किया जा सकता है। यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से 6 मास के भीतर पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उसका जो निर्वाचन है वो हो जाना चाहिए। विघटन के पश्चात जो पंचायत बनती है वह 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक काम नहीं करती है, अपितु वह शेष अवधि तक ही काम करेगी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 73 की। पूछा है निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 74वां संशोधन 1992, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं के गठन को संवैधानिक मान्यता दी गई है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग अर्थात 9 का जोड़ा गया है। इस नवीन भाग में अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक के अनुच्छेद हैं। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। यह अधिनियम 1 जून 1993 से प्रभावी है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों या सीटों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है यहाँ पर इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और दूसरा यहाँ पर है यह जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, जो कथन है वो रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ जो ऑप्शन है केवल एक ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के अनुच्छेद 243D(3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। तो कितने स्थान रहेंगे? 1/3 जो स्थान है वो सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किए जा सकेंगे। इस प्रकार क्या है, प्रश्नगत जो कथन है वो एक सत्य है, जबकि अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट आरक्षण की अवधि 70 वर्ष लोकसभा और राज्यों को विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व और एससी और एसटी के स्थानों से के आरक्षण से संबंधित है, ना कि पंचायतों से। तो ये किससे संबंधित है? एससी और एसटी के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है, ना कि पंचायतों से। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 75। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो नियुक्त किया जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायत से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 ग, 243 क और 243 ख। ये क्या है? ये क्या है जो संबंधित प्रावधान है इसमें। दूसरा है किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या क्या है, 20 लाख से कम है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
अधिकतम संख्या होगी 21। संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशक मंडल की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 21 हो सकती है। वस्तुतः सहकारी समिति के निदेशकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या का उपबंध राज्य विधानमंडल के द्वारा समय समय पर विधि बनाकर की जाती है। वार्ड समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का जो कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 साल के लिए होता है। कब से? तो निर्वाचन की जो तिथि होती है उससे 5 साल तक इनका जो है कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। पूछा है जो सहकारी संगठन है उसमें सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए उसके अनुपात में। प्रश्नकाल के समय क्या है? विकल्प डी सही था। परंतु वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में 2011 का जो है 97वां संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति एवं संरक्षण प्रदान करती है। सहकारी समिति का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गए निकायों से होता है। किसका? सहकारी समिति का। नेक्स्ट है यहाँ पर 79। पूछा है राज्य सरकार को निम्न अधिकारों में से कौन से उपलब्ध हैं? राज्य सरकार को निम्न अधिकारों में से कौन से उपलब्ध हैं ये बताना है आपको। तो पहला है नगर निकायों द्वारा कर रोपण के लिए अधिकृत करना, सही है। वार्ड समितियों की संरचना संबंधित प्रावधान करना, बिल्कुल सही है। और थर्ड है नगर निकायों के अध्यक्षों के निर्वाचन का तरीका निर्धारित करना, बिल्कुल सही है। बट फोर्थ वाला क्या है? नगर निकायों के लिए निर्वाचन कार्य की निगरानी, तो निगरानी आप क्या है नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सरकारों को नगर निकायों के संबंध में निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। पहला है राज्य सरकार नगर निकायों को करारोपण के लिए अधिकृत कर सकती है। राज्य सरकार प्रत्येक नगर निकायों के वार्डों की संरक्षण संबंधी प्रावधान कर सकती है। राज्य सरकारें नगर निकायों के अध्यक्षों के निर्वाचन का तरीका निर्धारित करने संबंधी नियम एवं विधियां बना सकती हैं। और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो है राज्य विधि द्वारा विशेष लोगों को नगर निकायों के प्रतिनिधि के रूप में नामित कर सकता है। उल्लेखनीय है कि नगर निकायों के निर्वाचन कार्य की निगरानी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। तो किसकी की जाती है? इसकी जो निगरानी है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 80 क्वेश्चन, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है। तो जो पंचायत है उसमें अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है लिंग और जाति। पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार क्या है? जाति एवं लिंग। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि एससी और एसटी के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया है। सो फ्रेंड्स, अब ये है आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। बात करेंगे कि हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। तो ये किस भाग में किया गया है? भाग 9 में। किस में किया है? भाग 9 में जो है पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। हमारे संविधान के भाग 9 में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। त्रिस्तरीय या 3 सोपानों वाली पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति 1957 का परिणाम था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नगरीय शासन, दैट मीन्स अर्बन गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपके PYQs आपके स्टेट PCS एग्जाम्स में पूछे गए हैं
उन सारे PYQs को भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। और भी इससे रिलेटेड जो PYQs हैं पॉलिटी के, और भी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को करवा दिया गया है। तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है इसकी, अगर आपको वॉच करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। 14 से 15 लेक्चर्स इस पर हो चुके हैं। तो आप उन सारी वीडियोस को वॉच करेंगे और अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और फैक्ट्स हैं दोनों ही तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Good luck for your upcoming exams.